वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश का पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक बहुत सुंदर प्रकृति से संबंधित एक कविता। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक नज़रिया, प्रकृति को देखने की एक नज़रिया इसमें एक अलग तरीके से है। इस कविता के माध्यम से लेखक हमें कुछ हमारे को विचारों से अवगत कराते हैं और हमें एक ऐसा मार्गदर्शन करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सोच इम्पॉर्टेंट है, आपकी सोच सही होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर सारी चीज़ पॉजिटिव आपको नज़र आएगी। इस पोएम में 3 ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला ही देखिए, टाइटल ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें पहला शब्द आया डस्ट। फिर इस पोएम में जब हम आगे बढ़ें तो इसमें एक इमेज आपको दिख रहा है, ये है हेमलॉक ट्री, जो एक पॉइजनस ट्री होता है। दूसरा शब्द है हेमलॉक और तीसरा शब्द जो है वो है क्रो। ये जो तीनों शब्द हैं, प्रकृति के ये जो 3 शब्द हैं, डस्ट, क्रो और हेमलॉक ट्री, ये तीनों नकारात्मक शब्दों के रूप में लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया हुआ है। डस्ट को कोई पसंद नहीं करता है। क्रो एक अच्छा, यानी क्रो को हम अपशगुन मानते हैं, सिंबल ऑफ डेथ मानते हैं। और हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है जो किसी भी इंसान के लिए सही नहीं हो सकता। माने कुल मिला के एक नकारात्मकता इसमें तीनों शब्दों में है। अब देखिए कि कभी इन नकारात्मक परिस्थिति में भी इन नकारात्मक संदेश को कैसे सकारात्मक में बदलते हैं, ये कविता का मूल थीम यह है। पहले लाइन में द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। सीधा सा एक अर्थ है कि क्रो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। वो जैसे ही कभी वहाँ पहुँचते हैं या कभी वहाँ बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, इसका उल्लेख तो कभी ने यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन कभी उस पेड़ के आसपास मौजूद हैं, उसके नीचे मौजूद हैं। तो जैसे ही वो क्रो पेड़ से उड़ता है, डाली हिलती है और डाली में पड़े जो स्नो है, बर्फ है, वो लेखक के ऊपर झड़ जाता है। सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर जैसे उसने बर्फ के डाली को, पेड़ के डाली को हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का जो डस्ट है वो मेरे ऊपर गिरा, जो कि हेमलॉक ट्री में था। हैज़ गिवेन माई हार्ट, क्या चीज़? वो जो बर्फ जो बहुत स्मूथ था छूने में। अ चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ मूड का मतलब यहां पे हम ये समझें कि कवि का मन अच्छा नहीं रहा होगा, तब वो कह रहा है कि चेंज ऑफ मूड। किसी के ऊपर अगर बर्फ के डस्ट अगर डाला जाए, जैसे आपके ऊपर पानी के फव्वारा पड़े तो आपको मन अच्छा लगेगा, वैसे ही अगर कभी के ऊपर में जब एक डस्ट ऑफ स्नो जब पड़ा, उसका मन प्रफुल्लित हो गया, खुशनुमा हो गया, उसका मूड बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रुइन, जो मेरा दिन आज खराब चल रहा था, मेरे सोच के कारण, मेरे उदासी मन के कारण मेरा दिन खराब हो रहा था, उस दिन को इसने बचा लिया। अगर वो पेड़ के नीचे ना आया होता तो उसका मन खिन्न था, आज वो पूरा दिन उसका खराब हो जाता। तो ये कवि कहना चाहते हैं कि ओक ट्री के बारे में उन्होंने नहीं बताया, ओक के बारे में उसने नहीं बोला, मार्पल पेड़ के बारे में उसने नहीं बात किया, उसने बात किया हेमलॉक पेड़ के बारे में। और हेमलॉक पेड़ के ऊपर जमे हुए बर्फ क्रो के माध्यम से कवि के ऊपर गिरता है और कवि का मूड बदलता है और वो उसे थैंक यू कहता है। तो यहाँ पे एक नज़रिया वाली बात हुई। अब हम
थोड़े से इस कविता का जो मूल है हम उसके समझते हैं, जिसमें कवि जिन्होंने ये जो राइटर हैं, जो पोइट है जिन्होंने ये लिखा, उनके बारे में हम समझते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 1874 में 1874 में हुआ और उसकी मृत्यु 1963 में हुआ, वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड 4 टाइम पाल्जियर प्राइज विनर, जिसको 4 टाइम्स 4 बार उसको पाल्जियर प्राइज मिला हुआ है। दो ही ग्रीव अप इन सिटी, वो पले बढ़े शहर में है, लेकिन उसकी कविताओं में जो रिफ्लेक्शन है वो एक गांव का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ऑफ रूरल लैंडस्केप्स एंड कैप्चरिंग द रियलिस्टिक इमेजरी एंड कॉलोक्वियल लैंग्वेज। देसी भाषा, भले वो शहर के हैं लेकिन उनके कविताओं की भाषा में एक पारंपरिकता, एक गांव की ग्रामीण भाषा के हमें महक मिलता है। डस्ट ऑफ स्नो वॉज पब्लिश्ड इन पोइट्री कलेक्शन न्यू हेम्पायर। न्यू हेम्पायर कविता में, कविता के कलेक्शन की किताब छपी, न्यू हेम्पायर के जो पोइट्रीज हैं, कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज हैं, उनमें इनका एक स्थान मिला, उसके साथ ये इनको प्रकाशित किया गया था। फ्रॉस्ट यूजेस कन्वेंशनल एबी राइम स्कीम एंड ओमिट्स एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इन द पोएम। एडजेक्टिव और एडवर्ब को वो हटा देते हैं जिसे समझने में बहुत आसानी होती है, और उनकी लेखन शैली का जो राइमिंग है वो एबी है। अभी एबी क्या है ये मैं आपको पोएम के माध्यम से बताता हूँ। पहला लाइन अगर आप देखें तो लास्ट शब्द है क्रो, क्रो का आखिरी लाइन है, लेटर है और डब्लू। फिर दूसरे लाइन में मी है, लास्ट लेटर है ई। अब आप इसे ए और ई मानिए, देखिए सब में डब्लू ई है तो नीचे भी तीसरे लाइन में स्नो का डब्लू और चौथे लाइन में ई, तो ए बी ये हुआ। अगले में देखें तो हार्ट में टी है, मूड में डी है, तो टी को हम ए मान लें, डी को बी मान लें, तो पहला तीसरा नंबर लाइन में देखिए पार्ट में फिर से टी आ गया और रीड में फिर से डी आ गया। तो ये हुआ राइमिंग का स्केल जिसको हम ए बी कहते हैं। अब द पोइट सेज, पोइट क्या कहता है, द पोइट सेज दैट वंस ही वॉज इन सैड डिप्रेसिव मूड एंड वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, जो मैं आपको पहले ही व्याख्या कर चुका हूं। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द सेम ट्री व्हाइल टेकिंग फ्लाइट फ्रॉम अ टी सुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। उसने डस्ट ऑफ स्नो को उसने हिलाया, दैट इज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन ऑन द ब्रांचेस आफ्टर द स्नोफॉल ऑन द पोइट। पोइट के ऊपर में जो बचा हुआ स्नो था वो उसके ऊपर में गिरा। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोइट्स मूड, हिज sorrow was washed away by the light shower of snow dust, his spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day, ताकि उसका पूरा दिन वो अपना काम में ला सके, अच्छे मन से काम को कर सके। He realized that he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow, यानी दुख में पश्चाताप करते हुए उसने कुछ समय को, दिन के कुछ क्षण को उसने गंवा दिया है। अगर वो पहले ही आ जाते पेड़ के नीचे तो उसका दिन खुशनुमा हो सकता था। अब यहाँ पे कवि की कुछ लेखन शैली के बारे में मैं आपको बताऊं। फ्रॉस्ट स्ट्रेंज एबिलिटी टू ड्रॉ आउट डीप मीनिंग विथ एवरीडे एंड बेसिक लैंग्वेज इज इन फुल डिस्प्ले इन हिज पोएम। उसके कविताओं में छोटे शब्दों की बहुत गहराई से अर्थ का निकलना इसमें हमें दिखता है। हेमलॉक, 3 शब्दों के बारे में शुरू में मैं चर्चा किया था। पहला शब्द है हेमलॉक। हेमलॉक इज पॉइजन विथ डेथ, जो कि एक नेगेटिव है, एक अच्छा नहीं हो सकता। द क्रो इज अ डार्क बर्ड एंड सिंबल फॉर डेथ। द डस्ट इज यूजलेस टू एनीबडी। ये 3 शब्द को जिसे हम नेगेटिव कहते हैं, कवि ने बहुत सुंदर तरीके से एक पॉजिटिव रूप में उसे बदल दिया। अब यहाँ पे इसके एक हम इस कविता के सिंपली अगर मैं कहूँ तो एक देखा जाए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिड नॉट प्रीफर टू यूज एनी अदर ट्रीज लाइक ओक, मैपल और पाइन, जो कि बहुत अच्छे हर जगह पे लोग
पेड़ों के नाम पे मैपल, ओक या पाइन ट्री को आप पसंद करते होंगे, लेकिन हेमलॉक ट्री को आप पसंद नहीं करेंगे। He chose the hemlock which is related to poison and toxicity. Similarly, he uses dust which is useless to anybody and nobody likes dust. But the poet uses it as a fancy that brings positive thoughts in mind. We have toxic hemlock covered in pure white snow and a person who is depressed getting to kill himself and walking under the tree. The black crow throws the snow on the poet. The fields of pure cold snow after his mind about sacrificing his life. On the contrary, he decides to forget the regrets of his life and sorrow to follow the path of healing of the inner soul. अब ये हमारे कविता के समरी है और फिर हम इसके थीम के बारे में डिस्कस करेंगे। समरी ये कहता है कि एक सीजन है, इट वॉज विंटर सीजन, ठंड का मौसम है, एंड द पोएट वॉज इन बैड मूड, कभी एक अच्छे मूड में नहीं है, जो कि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। हेमलॉक ट्री पूरे स्नो से, पूरे बर्फ से लदा हुआ है। अ क्रो ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री सुक द ट्री, एक क्रो पेड़ से उड़ा, पेड़ का ब्रांच जो हिला, कभी के ऊपर में कुछ बर्फ गिर जाते हैं। एंड द स्नो फ्रॉम द ट्री फेल ऑन द पोएट, द स्नो वॉज कोल्ड एंड स्मूथ टू टच व्हिच चेंजेस द पोएट्स मूड, जो कि कवि के मूड को बदल देता है। दिस फिल्ड हिम विथ अ रिफ्रेशिंग फीलिंग, दिस मोमेंट वॉज वेरी कंपेलिंग, दिस मोमेंट वॉज वेरी कंपेलिंग, बहुत मजबूर करने वाला मोमेंट, एंड सेव्ड हिज डे फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, दुखी से, दुख होने से उसे बचा लेता है। द ब्लैक क्रो यूजुअली सिंबलाइजेस बैड ओमेन, एक अशुभ माना जाता है, एंड एम्ब्लेम ऑफ डेथ एंड फियर, भय और डर का सूचक है ये क्रो। सिंस द क्रो इज नॉट रिलेटेड टू गुडविल इट इज आयरनिक, मतलब एक देखिए ये आयरनी है दैट ड्यूरिंग दिस पोएम ही डिड एन ऑनेस्ट डीड बाय शेकिंग ऑफ द स्नो, बहुत एक नॉबल डीड उसने कर गया, एक अच्छा कार्य वो कर गया कि कभी के ऊपर में बर्फ़ को गिराया और कभी के ऊपर बर्फ़ पड़ा, कभी का मन बदला और कभी का दिन बदल गया। ये हमारा समरी है। अब इसके थीम के बारे में थोड़ा हम समझें। थीम ऑफ द पोएम क्या कहता है? द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज दैट नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल, जीवन में कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। इवन ट्राइबल थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन आवर लाइफ, छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रोज लाइट अपॉन द अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति के अकल्पनीय एक गुण जो हमें बचा सकता है, एक छोटी सी चीज़ जो हमें बचा सकता है, उसके बारे में उस प्रकाश डालते हैं। फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज नथिंग दैट कैनॉट बी क्योर्ड बाय नेचर, कोई भी छोटी सी चीज़ प्रकृति के द्वारा क्योर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो शोज दैट इफ़ वी टेक थिंग्स पॉजिटिवली इन लाइफ, यदि हम चीज़ों को सकारात्मकता से लेते हैं, सिचुएशन डू चेंजेस फॉर बेटर, परिस्थितियाँ जरूर अच्छे में बदल जाती हैं। इवन द स्मॉल हेल्प और गुड गेस्चर्स वी डू फॉर अदर्स मेक लार्ज डिफरेंसेस, छोटी सी आपकी मदद किसी के जीवन में खुशहाली या खुशी पैदा कर सकता है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि द पोएम टीचेस अस अ लेसन दैट एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन इल्यूमिनेट आवर सोल एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर, किसी के जीवन में भी अच्छा करने के लिए ये हमें उत्साहित कर सकता है। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको ये पोएम समझ में आई होगी। बहुत सुंदर एक प्राकृतिक कविता, डस्ट ऑफ स्नो, शायद समझ में आ गया होगा। यह कविता एक सिंबॉलिक कविता है, एक सांकेतिक कविता है जिसे आपको समझना पड़ेगा। इसमें लिखा कुछ और है और अर्थ कुछ और निकलता है। आपको अर्थ को समझना है तो कविता समझने में आपको बहुत मजा आएगा और इसको अपनाने में आप बहुत अच्छे से आप इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छे वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहते हैं और आपको कुछ नई चीज़ सिखाने की कोशिश करते रहते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।